हेलो साथियों, आज हम लोग ये देखते हैं घटना चक्र की बुक से नॉन कार्डेट में प्रोटोजोआ देखेंगे। एक एक करके हम लोग सब कुछ ऐसे नॉन कार्डेट में जैसे प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, जितने भी आपके फाइलम हैं एक एक करके। इससे पहले टीजीटी और पीजीटी या एलटीजीआईसी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, वो वही सब क्वेश्चन हैं इस बुक में। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप देखें, पहला प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न में कहा गया कि काला अजार फैलता है। काला जार इज ट्रांसमिटेड बाई। काला जार किससे फैलता है? तो देखें यहाँ ऑप्शन में ये फ्लियोबोटमस या ग्लोसिना द्वारा, या फिर पेडिकुलस द्वारा, या एडीज द्वारा। तो देखिए काला जार किससे फैलता है। तो अब इस ऑप्शन में आपको देखकर बताना है। तो आप बताएंगे कि काला जार जो है वो फ्लियोबोटमस से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होगा? फ्लियोबोटमस। देखिए यहाँ पर ये आंसर भी इसका आपको यहाँ मिलेगा, और इसके यहाँ आपको इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन ज़रा चेक करिए क्या दिया है। एक्सप्लेनेशन में देखिए, काला जार नामक रोग सामान्यतः प्रोटोजोआ लिस्मानिया डोनोवेनी के द्वारा उत्पन्न होता है, और यह ओरिएंटल सोर लिस्मानिया ट्रैपिका द्वारा होता है। लिस्मानिया का वाहक क्या है? सैंड फ्लाई जो है इसका क्या है? कैरियर है, यानी वाहक है। या देखें फ्लियोबोटमस होता है, या तो इसी को आप सैंड फ्लाई या फ्लियोबोटमस कहते हैं, जो कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करती है, ले जाने का कार्य करती है। ठीक, जानते रहिए। काला जार देखिए ऐसे भी थोड़ा सा याद रखे रहें। काला अजार है ना, काला अजार, काला ला आ रहा है लास्ट में, तो लिस्मानिया से ही शुरू होगा। ठीक है, लिस्मानिया से ही ये होगा। काला ला, तो लिस्मानिया, और इसका जो है ये फ्लियोबोटमस जान रहे हैं, इसका जूलॉजिकल नेम दिया गया है। ठीक, आगे देखें। काला जार, यहाँ जरा देखिए, ये काला जार निम्न के द्वारा प्रसारित होता है। तो अभी आपने देखा सैंड फ्लाई के द्वारा ये प्रसारित होता है, मतलब ट्रांसमिट होता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। कैरियर जो है सैंड फ्लाई है। ठीक, तीसरा प्रश्न देखिए, सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? तो अभी आपने देखा वही काला जार ही है। ठीक, तो सिंपल है, बस एक एक करके ऐसे थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन। ये देखिए टीजीटी बायोलॉजी 2002 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जार तथा ओरिएंटल सौर रोग। काला जार कहिए या ओरिएंटल सौर, इसे कहिए, अभी आपने देखा था एक्सप्लेनेशन में। यह रोग निम्न में से किसके द्वारा फैलता है? तो सैंड फ्लाई। देखिए बार बार वही आपको ये क्वेश्चन इसी रूप में आए हुए हैं, तो उसी को हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला जार एंड ओरिएंटल सोर डिजीज स्प्रेड बाई। तो सैंड फ्लाई अभी आपने जस्ट देखा ही। आगे देखें, लिस्मानिया डोनोवानी से कौन सा रोग होता है? तो लिस्मानिया डोनोवानी, वही लिस्मानिया डोनोवानी आपका ये, या उसी को आप ये काला जार कह दीजिए। ठीक है, बात वही है, बस क्वेश्चन एक बार ऐसे देखते चलें। काला जार बीमारी का वाहक क्या है? देखिए किस किस रूप में आया है ना। तो फ्लियोबोटमस जानते रहिए। फ्लियोबोटमस जो है यही आपका काला जार डिजीज है। ठीक है, वेक्टर है इसका, वेक्टर वाहक आप कहेंगे लिस्मानिया डोनोवानी। लाल रुधिर कणिकाओं में देखें यहाँ पर ये सुफनर डॉट्स ऑब्जर्व्ड इन इरिथ्रोसाइट आर ड्यू टू। सुफनर डॉट्स जो होते हैं ये दिखाई देते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं। तो ये आपको
मलेरिया होने पर आपको दिखाई देता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु मलेरिया रोग के दौरान एक विशेष अवस्था में दिखाई देते हैं, जब मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के क्रिप्टोमेरोजोइड, ध्यान दें, क्रिप्टोमेरोजोइड आरबीसी में प्रवेश करते हैं, तो ये क्रमशः सिग्नेट रिंग स्टेज तथा अमोइबॉइड स्टेज प्रदर्शित करते हैं। क्या क्या? सिग्नेट रिंग स्टेज और अमीबीय या अमोइबॉइड स्टेज प्रदर्शित करते हैं। अमीबीय अवस्था में ये ऑरेंज और येलो रंग के सुफनर डॉट दिखाई देते हैं। किसमें? जब ये अमोइबॉइड स्टेज अथवा इसी को आप कह देते हैं अमीबीय, ठीक। और ये सिग्नेट रिंग अवस्था तथा अमीबीय, तो ये आपको अमीबॉइड अवस्था में ऑरेंज या येलो रंग का सुफनर डॉट दिखाई, कभी कभी पूछता है कि सिग्नेट रिंग स्टेज में दिखाई देगा कि अमीबॉइड स्टेज में, तो अमीबॉइड स्टेज में ये देखने को मिलता है सुफनर डॉट्स, ठीक। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, प्रोटोजोआ का एक वर्ग, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं। प्रोटोजोआ, एक क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली इंडोपैरासाइट केवल कौन होगा? केवल इसमें स्पोरोजॉइन होता है, सार्कोडीना या फ्लैजिलिन ये नहीं, इसमें आपको याद रखना स्पोरोजॉइन जो होता है यही क्या है? इंडोपैरासाइट होता है। अमीबा में पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में पोषण होलोजोइक होता है। अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक होता है, ठीक। देखिए अमीबा में पोषण, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। अमीबा में जो पोषण होगा वो होलोजोइक होता है। यह सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस होता है, अर्थात सभी प्रकार के जलीय सूक्ष्म जीवों को खाता है। इसके पश्चात अपनी कोशिकाओं के अंदर जो फूड वैक्यूल, यानी जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं आप, अंतः खाद्य धानी कहते हैं, उसमें उनका पाचन करता है। अतः पाचन अंतः कोशिकीय प्रकार का होता है अमीबा में। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था पाई जाती है। कहाँ पर? मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था कहाँ पर देखने को मिलती है? क्या वह ब्लड ऑफ मैन में देखने को मिलेगी, मतलब मानव के रक्त में, या एरिथ्रोसाइट ऑफ मैन मानव के लाल रुधिराणु में, या स्टोमक ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटो में, या सैल्वेरी ग्लैंड ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटो में। तो ये देखिए जो साइजांट स्टेज है वह एरिथ्रोसाइट ऑफ मैन मानव के आरबीसी में यानी लाल रुधिर कणिका में देखने को मिलती है साइजांट स्टेज। एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था एक एसेक्सुअल यानी अलैंगिक अवस्था है, जो दो स्थानों पर पाई जाती है। एक मनुष्य की यकृत कोशिका यानी लीवर में, और दूसरा मनुष्य की लाल रुधिर कणिका में। तो इस अवस्था में यानी कि आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिका की अवस्था में साइजांट अवस्था होती है, जिसे आप साइजोगोनी कहते हैं। यह एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब अलैंगिक जनन। ये मानव के आरबीसी में देखने को मिलती है। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था होती है। तो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था कहाँ देखने को मिलती है? तो अभी आपने देखा मानव के लाल रुधिर कणिका में, अर्थात सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। मानव के लाल रुधिर कणिका में ऐसा देखने को मिलता है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था कौन सी है? एंटमीबा आप जानते हैं 3 प्रकार का होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजीवाइलिस और एंटमीबा कोलाई। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था जो होती है यह टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट है। ध्यान दें, संक्रामक अवस्था इसकी क्या है? टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट होती है।
तो इस बात को थोड़ा जानते रहिए। देखिए, मनुष्य के लिए एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था इन्फेक्टिव स्टेज टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट होती है। इसका निर्माण मनुष्य की आंत में होता है, यानी इंटेस्टाइन में होता है, जो मल द्वार बाहर निकल जाता है तथा इसी रूप में जल या संक्रमित खाद्य द्वारा दूसरे सदस्य को संक्रमित करता है। इसके कारण अमीबी पेचिस यानी डायसेंट्री रोग उत्पन्न होता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जानते रहिए। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है ये रीजन होता है अमीबी पेचिस का। एंटामीबा जिंजीवाइलिस क्या है? एंटामीबा जिंजीवाइलिस जानते रहिए। इससे गम्स यानी मसूरों में आप कहेंगे पायरिया हो जाता है। ठीक है, पायरिया रोग जो है एंटामीबा जिंजीवाइलिस का ये कारण होता है। देखिए, पेचिस उत्पन्न करने का कारक है। पेचिस उत्पन्न करने का भी आपने देखा एंटामीबा हिस्टोलिटिका ही होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका में क्या होता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका में एक संकुचित धानी मतलब 1 कंट्रक्टाइल वैक्यूल होगा, या 2 कंट्रक्टाइल वैक्यूल, या 3 कंट्रक्टाइल वैक्यूल, या कंट्रक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता। तो देखिए, एंटामीबा हिस्टोलिटिका में कंट्रक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है। ठीक है, कंट्रक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है। देखिए, इसका यहाँ पर उल्लेख दिया है। संकुचनशील धानी कोशिका में परासरण नियंत्रण का कार्य करती है। कौन? यही जो वैक्यूल है, यही क्या करता है? जो अभी आपने देखा ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल, इसका क्या कार्य है? परासरण नियंत्रण। ठीक है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो मनुष्य की आंत में रहता है। इसके चारों ओर मनुष्य की आंत का कोलम भाग का माध्यम होता है, जो कि इसकी कोशिका से यह आइसोटॉनिक होता है। आइसोटॉनिक, जिसे आप समपरासरी कहते हैं। अतः इसे संकुचनशील धानी की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसको वैक्यूल की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक, कंट्रक्टाइल वैक्यूल जो है इसको ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूरों को क्षति? अभी जिंजीवाइलिस की बात किए थे, एंटामीबा जिंजीवाइलिस, यह मसूरों को क्षति पहुंचाता है। ठीक, तो इसका तो एंटामीबा जिंजीवाइलिस हो जाएगा। देखिए, एंटामीबा जिंजीवाइलिस प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है जो मानव के मुख में पाया जाता है। यह प्रोटोजोआ दांत एवं मसूड़ों के पास स्थित जिंजाइवल ऊतक में पाया जाता है। यह अपना भोजन मुखगुहा की एपिथेलियल ऊतक, भोजन के टुकड़े, भोजन हम लोग करते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, एवं जीवाणु आदि से प्राप्त करता है। यह मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का क्या कार्य है? कंट्रक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन्स मेनली सर्व फॉर, क्या इसका कार्य है? तो ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियंत्रण, अभी आपने देखा था। ठीक है, परासरण नियंत्रण का कार्य कौन करता है? कंट्रक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन्स। हिस्टोलिटिका में ध्यान दें, एंटामीबा हिस्टोलिटिका में कंट्रक्टाइल वैक्यूल नहीं होता। ठीक, ये बात जानते रहिए। तो कंट्रक्टाइल वैक्यूल जो है इसका कार्य परासरण नियंत्रण यानी ऑस्मो रेगुलेशन है, अर्थात यह उनकी कोशिका में जल का नियंत्रण करता है। यह केवल ताजे जल में रहने वाले प्रोटोजोआ में होता है। अब जैसे ये आपसे पूछा जाएगा अगर कि एंटामीबा जिंजीवाइलिस जो है इसमें क्या कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है कि नहीं होता है, तो एंटामीबा जिंजीवाइलिस, देखिए एंटामीबा हिस्टोलिटिका में बताएंगे आप नहीं होता है। ठीक है, और वैसे जैसे प्रोटोजोआ में आप देखें, अमीबा में तो होता ही है। ठीक, अमीबा में होता है, लेकिन एंटामीबा के हिस्टोलिटिका में नहीं होता। इसको थोड़ा सा याद रखे रहना है। आगे देखें, दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन इसमें कौन सा है पहचानना है कि प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। स्पंज में जल प्रवेश ऑस्कुलम द्वारा होता है। हाइड्रा में निडोब्लास्ट आधार पर स्थित होता है।
इसमें तो देखिए सभी लग रहे हैं, लेकिन यहाँ बात है केवल प्रोटोजोआ की ना। प्रोटोजोन्स आर मेनली हेट्रोट्राप्स होते हैं, यही सही है इसमें। वाटर इंटर्स थ्रो आस्कुलम, आस्टिया से जाता है ना इसमें, तो वाटर इंटर्स इंटर आस्कुलम से तो निकलता है, तो ये तो गलत हुआ। निडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस पर नहीं होता हाइड्रा में, तो केवल यही सही है। ठीक है, सभी नहीं सही हैं। सभी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव एक कोशिकीय होते हैं। इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है, ये अधिकतर विषमपोषी हेट्रोट्राप्स होते हैं। ठीक, मतलब कई तरीके से भोजन वो ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, देखें ट्राइकोसिस्ट का कार्य क्या है। ट्राइकोसिस्ट का क्या कार्य है, ज़रा देखें। क्या बचाव एवं सुरक्षा के लिए है। प्रोटोजोआ में ट्राइकोसिस्ट का कार्य प्रजनन में क्या सहायक है, या विश्रामावस्था को प्राप्त करने के लिए, या इसमें से उपयुक्त सभी। देखिए ऑफेंस डिफेंस के लिए तो होता ही है, तो ये तो सही हो जाएगा आपका। लेकिन ये रिप्रोडक्शन में कोई इसका हेल्प नहीं होता, और न ही ये विश्रामावस्था को प्राप्त करने के लिए होते हैं। तो इसका केवल ऑफेंस और डिफेंस मतलब बचाव एवं सुरक्षा के लिए होता है ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम तथा सिलिएट्स प्रोटोजोअम पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से सुरक्षा का कार्य करते हैं, और इसके अतिरिक्त ये बचाव एवं शिकार पकड़ने का भी ट्राइकोसिस्ट कार्य करता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती है। बहुरूपी मतलब अधिक रूप में वह रह सकता है। ठीक है, उसके जीवन चक्र में 3 या 4 विभिन्न अवस्थाएं हो सकती हैं। तो देखें, ये इसमें ट्रिपैनोसोमा ही आता है। ट्रिपैनोसोमा के जीवन चक्र में 2, 3 या 4 विभिन्न अवस्थाएं 2 विभिन्न पोषकों में दिखाई देती है। 2 विभिन्न पोषक में दिखाई देती है। ये सभी अवस्थाएं शरीर की संरचना एवं कोशिकीय अंगक यानी सेल ऑर्गेनेल्स दोनों में अलग होते हैं। इसे ट्रिपैनोसोमा में बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं इसी को। ठीक, तो देखें आगे। पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है, मतलब कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ है। तो ये माइक्रोन्यूक्लियाई, ध्यान दें, माइक्रोन्यूक्लियाई का क्या होता है, पैरामीशियम में एक्सचेंज होता है। इसमें मेगा न्यूक्लियाई नहीं, केवल माइक्रो, ध्यान दें। तो पैरामीशियम देखिए, इसका ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। पैरामीशियम सीलिया युक्त प्रोटोजोआ में 2 या अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, जिनमें एक बड़ा गुरु केंद्रक यानी माइक्रोन्यूक्लियस तथा दूसरा अन्य छोटा होता है जो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। लघु केंद्रक जनन में ये भाग लेता है। लघु केंद्रक जो होता है, छोटा न्यूक्लियस जो होता है, जिसे हम माइक्रो न्यूक्लियाई कह रहे हैं, वही जनन में पार्टिसिपेट करता है। और जो बड़ा वाला होता है वह उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, मतलब मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। कौन? बड़ा वाला केंद्रक। संयुग्मन के दौरान 2 पैरामीशियम अपने छोटे केंद्रक के भागों की परस्पर वो एक्सचेंजिंग अदला बदली करते हैं। जानते रहिए, कॉन्जुगेशन में छोटा जो केंद्रक होता है वही पार्टिसिपेट करता है। ये देखिए, विषम रूपी केंद्रक पाए जाते हैं। विषम रूपी केंद्रक किस में पाए जाते हैं, तो विषम रूपी केंद्रक जो होते हैं, मतलब विषम एक छोटा एक बड़ा। ठीक, ये सिलिएटेड प्रोटोजोन्स अर्थात पैरामीशियम में पाया जाता है। ठीक, अभी आपने देखा। पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक कौन सा है? सूक्ष्म केंद्रक मतलब जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है, क्या वह डिप्लॉयड होगा अर्थात द्विगुणित होगा, या पॉलीप्लॉयड होगा, बहुगुणित होगा, या नॉन रिप्रोडक्टिव होगा, क्या होगा? तो जैसे पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे वह डिप्लॉयड होता है। कैसा होगा? डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड होगा, न तो वह पॉलीप्लॉयड होगा और न ही नॉन रिप्रोडक्टिव। वह रिप्रोडक्टिव होता है। ठीक, डिप्लॉयड होगा अर्थात 2n होता है। पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं,
एक तो होता है माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होता है माइक्रो बड़ा। दोनों ही द्विगुणित होते हैं, दोनों ही क्या होगा 2n होता है। गुरु केंद्रक मतलब जो बड़ा वाला केंद्रक है कोशिका के ऊपर अपचय को नियंत्रित करता है, और सूक्ष्म जो होता है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जनन में भाग लेता है। पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है। पैरामीशियम में जो संयुग्मन है अर्थात कॉन्जुगेशन, वो कॉन्जुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम। किसमें हेल्प करता है तो वह रेजुवेनेशन में करता है, और हेरिडिटरी में भी करता है, और न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन में भी करता है। अर्थात इसका सभी आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑल हो जाएगा। पैरामीशियम में देखिए संयुग्मन की क्रिया के फलस्वरूप उपर्युक्त तीनों ही प्रक्रियाएं होती हैं। रेजुवेनेशन भी होता है, साथ में अलग अलग पैरामीशियम के डीएनए के मिलने से नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, यह भी होगा। और दो कोशिकाओं के लघु केंद्रकों के मिलने से केंद्रकीय संगठन का पुनर्गठन भी होता है। तो ये जानते रहिए। सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है पैरामीशियम से, जानते रहिए सिल्वर लाइन किससे संबंधित है तो पैरामीशियम से संबंधित है सिल्वर लाइन, ठीक है। देखिए सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ पैरामीशियम, पैरामीशियम से ही ये संबंधित है। देखिए पैरामीशियम के संयुग्मन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए युग्मनज केंद्रक प्रत्येक कॉन्जुगेट में 8 क्रमवार विभाजन करता है। यह बनने वाले 12 गुरु केंद्रक में से 3 विघटित हो जाते हैं। यह बनने वाले 4 लघु केंद्रक में से 3 विघटित हो जाएंगे। गुरु केंद्रक में से 3 विघटित, फिर या लघु केंद्रक में से 3 विघटित, या युग्मनज से बनने वाले 16 केंद्रक में से 12 गुरु केंद्रक में तथा 4 लघु केंद्रक में परिवर्तित हो जाते हैं। इंग्लिश में भी देख लीजिए। रिगार्डिंग द कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगोज 8 सक्सेसिव डिवीजन इन ईच conjugate out of the 12 micronuclei formed 3 degenerate out of 4 micronuclei formed 3 degenerate। देखिए यही सही है। इसमें 4 जो माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं उसमें से 3 डिजेनरेट हो जाता है, एक वही जो होता है वो आगे प्रोसेस में रहता है। तो पैरामीशियम में प्रायः कॉन्जुगेशन विधि द्वारा लैंगिक जनन होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके लघु केंद्रक भाग लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यह पहले वृद्धि करता है, फिर इसमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें 4 हेप्लॉइड केंद्रक बनते हैं, जिसमें से 3 नष्ट हो जाता है, केवल एक शेष बचता है, ठीक। मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था कौन सी है। मलेरिया परजीवी की स्पोरोजॉइट, याद रखे रहें, स्पोरोजॉइट जो स्टेज है यही संक्रामक होती है, यही इन्फेक्टिव स्टेज होती है मलेरिया पैरासाइट की। निम्न में से कौन रोगजनक कसाभी नहीं है। निम्न में से कौन रोगजनक कसाभी नहीं है। क्या लिस्मानिया है, ट्रिपानोसोमा जियार्डिया है, या नाक्टिलुका है। ये सब के सब प्रोटोजोन हैं। इंग्लिश में ज़रा देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैथोजेनिक फ्लैजिलेट। इसमें से कौन पैथोजेनिक नॉट ए पैथोजेनिक फ्लैजिलेट, ऐसा कौन सा है जो पैथोजेनिक नॉट ए पैथोजेनिक फ्लैजिलेट है ना, यानी फ्लैजिला इसमें नहीं होता, पैथोजेनिक है तो है ही। नॉट ए पैथोजेनिक फ्लैजिलेट, नॉट ए पैथोजेनिक फ्लैजिलेट। निम्न में से कौन रोगजनक कसाभी नहीं है। कसाभी नहीं है तो ये तो वही नाक्टिलुका है, नाक्टिलुका होता है, ठीक। देखिए इसमें नाक्टिलुका ही है। तो नाक्टिलुका एक डाइनोफ्लैजिलेट है, डाइनोफ्लैजिलेट। इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है नहीं पाए जाते, अतः इनमें पोषण होलोजोइक होता है। यह परजीवी नहीं होता है, यह परजीवी नहीं होता, पैथोजेनिक नहीं होता है, ठीक। जानते रहिए इस बात को।
मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट बनते हैं। गैमीट कहाँ बनते हैं ज़रा देखें तो मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो ब्लड ऑफ मैन, मनुष्य के रक्त में बनता है। मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट जो हैं वो ब्लड ऑफ मैन, मानव का रक्त में गैमीट बनता है, गैमीट, ठीक, युग्मक जिसे आप कहते हैं। आगे देखें, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र मनुष्य तथा मादा एनाफिलिस दो पोषद, दो होस्ट में पूर्ण होता है। मनुष्य का लाल रक्त कण क्या आरबीसी में गैमेटोसाइट बनते हैं, आरबीसी में गैमीट बनता है। ये गैमेटोसाइट मादा मच्छर के काटने पर उसके आमाशय में पहुंच जाते हैं, ठीक, उसके आमाशय में पहुंचते हैं जहां पर इसके विकास से, उसका विकास होगा तो गैमीट्स यानी युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण कहाँ होगा, उसके आमाशय में। किसके आमाशय में, ये मच्छर के काटने पर उसके आमाशय में पहुंचते हैं तो वहीं उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। डेवलपमेंट क्या, उसी का निर्माण होता है, निर्माण होता है। प्रश्न क्या पूछा था, बनते हैं, तो उस हिसाब से तो आप देखें मलेरिया परजीवी गैमेटोसाइट कहाँ बनता है, मादा एनाफिलीज के आमाशय में सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेनेशन में ज़रा देखिए क्या दिया है। एक्सप्लेनेशन में देखिए दिया है कि इसके विकास से गैमीट का निर्माण होता है। मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं में गैमेटोसाइट बनते हैं, ठीक है। गैमेटोसाइट पूछा ना, तो गैमेटोसाइट वहीं बनेगा, आरबीसी में ही। गैमेटोसाइट कहाँ बनेगा, आरबीसी में ही बनेगा, तो ब्लड ऑफ माइंड, ठीक है, ठीक। और वो तो वहाँ पर विकास होता है फिर आगे, ठीक है, जहाँ इसके विकास से, इसका विकास होगा, जहाँ इसके विकास से गैमीट्स का निर्माण होता है, तो विकास डेवलपमेंट होगा। लेकिन गैमेटोसाइट देखिए यहाँ पर मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं में गैमेटोसाइट बनेगा। तो नर तथा मादा युग्मकों के निषेचन से जाइगोट बनता है, जो क्रमशः ऊकाइनिट और ऊसिस्ट तथा स्पोरोजॉइड बनाता है। तो स्पोरोजॉइड जो है यही है क्या, इन्फेक्टिव स्टेज। स्पोरोजॉइड मादा मच्छर की लार ग्रंथियों में संचित रहते हैं और काटने पर मनुष्य के शरीर में ये प्रवेश कर जाता है। ये क्वार्टर मलेरिया इस कास्ड बाई, क्वार्टर मलेरिया देखिए क्या है, तो क्वार्टर मलेरिया ये प्लाज्मोडियम माइलेरी इसका कारण है। चतुर्थक मलेरिया का कारण कौन है, तो यही होता है प्लाज्मोडियम माइलेरी। मलेरिया देखिए कई प्रकार का होता है, यह बुखार के आने की अवधि के आधार पर बांटा गया है। अब जैसे दिया है एक आपको तृतीयक मलेरिया, इसमें हर 48 घंटे में बुखार आता है। यह प्लाज्मोडियम की वाइवेक्स फैल्सीफेरम तथा ओवाइलिप जातियों द्वारा होता है। ये देखिए टार्टियन मलेरिया जो है, तृतीयक मलेरिया, यह प्लाज्मोडियम के वाइवेक्स फैल्सीफेरम और ओवेली प्रजाति द्वारा होता है। वाइवेक्स तथा ओवेल बेनाइन तृतीयक मलेरिया उत्पन्न करते हैं, जबकि फैल्सीफेरम द्वारा प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रल या मैलिग्नेंट मलेरिया उत्पन्न होता है, और ये बहुत खतरनाक होता है फैल्सीफेरम वाला, ठीक, इसे थोड़ा सा जानते रहिए। और चतुर्थक देखिए क्वार्टर मलेरिया, यह प्लाज्मोडियम मलेरियाई द्वारा उत्पन्न होता है, इसमें 72 घंटे में बुखार आता है, ठीक। अगर पूछा जाए जैसे ये टार्टियन मलेरिया, तब तो ये तो आप बताएंगे 48 घंटे में बुखार आता है, लेकिन इसमें 72 घंटे में बुखार आता है। और एक होता है देखिए ये क्वाटिडियन मलेरिया, दैनिक मलेरिया, इनमें लगभग रोज़ 24 घंटे में बुखार आता है। यह एक से अधिक जातियों के संक्रमण से उत्पन्न होता है। प्रमस्तिष्क मलेरिया किसके द्वारा होगा, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रल मलेरिया, तो सेरिब्रल मलेरिया यही है, देखिए प्रमस्तिष्क मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम,
ये डेंजरस होता है, जानते रहिए। और एक देखें यहाँ माउरर डॉट्स। माउरर डॉट्स मनुष्य के इरिथ्रोसाइट में अवलोकित होते हैं यदि वे निम्न में से संक्रमित हों। यानी माउरर डॉट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन इफ़ दीज आर इन्फेक्टेड विथ, वो किससे इन्फेक्टेड हों तो माउरर डॉट्स ये डेंजरस होते हैं, वही प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से उत्पन्न होगा। अब देखिए, प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियों द्वारा विभिन्न प्रकार के मलेरिया रोग उत्पन्न होते हैं। मनुष्य अपने जीवन चक्र के दौरान जब ये परजीवी लाल रुधिर कण के आरबीसी में पहुंचता है तो हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देता है तथा विशेष प्रकार का वो पिगमेंट यानी ये वर्णक कण बनाता है। अब ये देखिए ज़रा सा क्या क्या है, किसमें कौन कौन सा ये कण बनता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में सुफनर डॉट्स बनता है। वाइवेक्स में ध्यान दें, वाइवेक्स में क्या बनेगा, सुफनर डॉट्स बनता है। ओवैली में, प्लाज्मोडियम ओवैली में, इसमें भी सुफनर डॉट्स ही बनता है। ठीक है, ओवैली में भी सुफनर डॉट्स बनेगा। लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम में देखें, इसमें सुफनर डॉट्स नहीं माउरर डॉट्स बनता है। किसमें, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम में। फैल्सिपेरम में क्या बनेगा, इसमें मरर डॉट्स बनता है, मरर डॉट्स। और ये प्लाज्मोडियम मैलेरी में, ठीक है, प्लाज्मोडियम मैलेरी में ये देखें जीमंस डॉट बनता है, जीमंस डॉट बनता है। तो याद रखे रहिए, अगर पूछता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में, वाइवेक्स और ओवैली अगर पूछ लें, ठीक है, तब उसमें आप सुफनर डॉट्स बताएंगे। और अगर यहाँ एफएम याद रखे रहिए, एफएम, ठीक है, फैल्सिपेरम में वह मरर्स मतलब मार ही डालता है, आप कह सकते हैं। ठीक, और मैलेरी में आप जानते रहिए कि ये तो उतना जैसे डेंजरस नहीं है, ये जीमंस डॉट बनता है तो MZ, ठीक है, अर्थात प्लाज्मोडियम मैलेरी में ये जीमंस डॉट बनता है। ठीक है, साइटोपाइज पाया जाता है, साइटोपाइज इज फाउंड इन, साइटोपाइज किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है साइटोपाइज। और देखिए इसका क्या कार्य है, थोड़ा सा, साइटोपाइज पैरामीशियम के खाद्य उपकरण फूड इक्विपमेंट का भाग होता है। पैरामीशियम के शरीर के दाहिने भाग में, दाहिनी ओर एक अस्थायी टेम्पोररी भाग होता है जो खुला रहता है, जिसे साइटोपाइज कहते हैं। इसका निर्माण तब होता है जब इसमें अनडाइजेस्टेड फूड शरीर से बाहर निकलते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने वाला एक ये भाग बनता है जिसे हम साइटोपाइज कहते हैं। किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम में। ठीक, आगे देखें, दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। टर्माइट्स डाइजेस्ट वुड with the help of an enzyme secreted by salivary gland cell in the midgut, symbiotic protozoan या बैक्टीरिया एंड फंजाई आउटसाइड द बॉडी। तो टर्माइट जो है डाइजेस्ट करता है वुड को, लकड़ी को। ये कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, तो इसमें सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ ही है जो एंजाइम को स्रावित करता है। ठीक, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ। देखिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। दीमक में कुछ सहजीवी प्रोटोजोआ ट्राइकोनिम्फा पाए जाते हैं जो कि ग्लूकोसाइडेज एंजाइम स्रावित करते हैं। यह एंजाइम लकड़ी में जो सेलुलोज होता है उसका पाचन करता है। कौन, तो ये जानते रहिए कौन सा एंजाइम है, तो ग्लूकोसाइडेज है। कौन, ये सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ जो होता है वही स्रावित करता है। लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। लैंगिक जनन का किस में प्रमाण नहीं मिलता, तो लैंगिक जनन जो है ये यूग्लिना विरिडिस में नहीं देखने को मिलता, और तो पैरामीशियम कार्डेटम में, मोनोसिस्टस एजिलिस में,
इनमें देखने को मिलेगा, ठीक। लेकिन यूग्लिना विरिडिस जो है इसमें लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह कुछ एसेक्सुअल मेथड से, जैसे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन के द्वारा जनन करता है। इसमें इंसिस्टमेंट भी होता है, ठीक, जिसे परिकोष्ठन कहते हैं। कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया कहते हैं। कोशिका द्वारा जल ग्रहण करने या पीने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पिनोसाइटोसिस कहलाती है। क्या कहलाएगी? पिनोसाइटोसिस। कोशिका अगर जल को ड्रिंक कर रहा है तो आप ये बताएं। कोशिका द्वारा बाह्य माध्यम से किसी द्रवीय पदार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया पिनोसाइटोसिस कहलाती है। जबकि ठोस पदार्थ अगर ग्रहण करता है तो उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक। और सर्कमफ्लुएंस तथा सर्कमवाइलेशन अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधियां हैं। पूछता है सर्कमवाइलेशन द्वारा कौन भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा, ठीक। आगे देखते हैं। अमीबा के पादाब इसके किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो गमन के लिए, आपको पता ही है, गमन करेगा। और भोजन को भी ध्यान दें। पादाब वो धीरे धीरे उसके जो सीडोपोडिया है, भोजन को पकड़कर धीरे धीरे सीडोपोडिया उसको अंदर ले लेता है, ठीक। तो लोकोमोशन एंड फीडिंग दोनों हो जाएगा, गमन और भोजन ग्रहण। जीवित अमीबा की सतह पर चारों तरफ जीवद्रव्य के छोटे छोटे उभार निरंतर बनते रहते हैं और वापस शरीर में फिर से वो विलीन भी होते रहते हैं। इन्हीं उभारों को पादाब या कूटपाद या सीडोपोडिया कहा जाता है। अब देखिए इसका दो महत्वपूर्ण कार्य है। एक तो लोकोमोशन करना, गति करना, और दूसरा भोजन का अंतःग्रहण। भोजन का अंतःग्रहण ठोस पदार्थ को लेगा तो क्या कहेंगे? फैगोसाइटोसिस। देखिए ठोस पदार्थ को अगर ग्रहण करेगा तो उसे क्या कहेंगे? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। यहाँ देखिए, अगर वह ठोस पदार्थ को ग्रहण करेगा तो उसे फैगोसाइटोसिस, और अगर द्रवीय पदार्थ को ग्रहण करेगा तब उसको हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस, ठीक। आगे देखते रहें और आपको आगे मिलेगा कि ये सीडोपोडिया ऑफ अमीबा, ये तो हो गया अभी ये भोजन और साथ में भोजन ग्रहण और लोकोमोशन में होता है। संघ प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या माना गया? संघ प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का मुख्य आधार जो है लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है, मतलब गमनांगक के आधार पर। प्रोटोजोआ संघ के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। अब इसमें केंद्रक की संरचना होती है। गमनांगक जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मास्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा। फ्लैजिला किस में पाया जाएगा? आप जान रहे हैं फ्लैजिला यूग्लिना में पाया जाता है, ठीक। तो यूग्लिना इसके अंतर्गत आ जाएगा। राइजोपोडा या सार्कोडीना, इनमें सीडोपोडिया पाए जाते हैं। सीडोपोडिया, अब सीडोपोडिया आप जान रहे हैं अमीबा में होता है। एक स्पोरोजोआ होता है, इनमें कोई गमनांगक ही नहीं पाए जाते। सीलिएटा में आपका रोमा भी सीलिए पाई जाती है और इसी में आपका पैरामीशियम आएगा, ठीक। आगे देखें, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधारित है निम्न पर। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो प्रोटोजोआ का वर्गीकरण अभी आपने देखा लोकोमोटरी ऑर्गन पर होता है आधारित, ठीक। देखें आगे, निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बांटा गया? तो ये तो अभी आपने देखा, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो होता है उसी के आधार पर बांटा गया है। बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करता है। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब जैसे आप देखेंगे जहाँ पर ये रहेगा उसमें ये एक प्रतिदीप्ति चमक उत्पन्न करता है। तो बायोल्यूमिनेसेंस इज एक्सिबिटेड बाई, तो बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करता है कौन प्रदर्शित करेगा? तो ये सीरेटियम जो है, इसमें पैरामीशियम, टॉक्सोप्लाज्मा या प्लाज्मोडियम ये सब नहीं करते। सीरेटियम बायोल्यूमिनेसेंस देखिए एक घटना है जिसमें कोई जीव प्रकाश उत्पन्न या प्रदर्शित करता है। उपर्युक्त विकल्पों में से सीरेटियम ऐसा जीव है जो प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है और यही बायोल्यूमिनेसेंस दिखाता है। पैरामीशियम में भोजन ग्रहण की विधि क्या है? पैरामीशियम में भोजन की जो ग्रहण की विधि वो होलोजोइक है, मतलब ये किसी भी
तरीके से भोजन को ग्रहण करता है। जब वह भोजन को उसके पूर्ण रूप में किसी ग्राह्य अंग द्वारा ग्रहण किया जाता है तो इसे होलोजोइक विधि कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पैरामीशियम अमीबा अधिकांश जंतु जो हैं वो होलोजोइक प्रोटोजोआ के होते हैं। पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है। पैरामीशियम द फिनोमेनन ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद। साइक्लोसिस जो है वो डाइजेशन से संबंधित है, पाचन से संबंधित है साइक्लोसिस। ठीक, आगे देखें इसका एक्सप्लेनेशन। पैरामीशियम में भोजन ग्रहण, पैरामीशियम में देखिए भोजन ग्रहण के बाद अंतर्ग्रहण मतलब अंदर जब लेता है, उसके बाद साइटोफायरिंग्स में पहुंचता है जहां से यह फूड वैक्यूल में आता है। इसके पश्चात ये देखें खाद्य धानी साइक्लोसिस द्वारा लगातार कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में घूमती रहती है और इसके अंदर भोजन का पाचन होता रहता है। पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्तिका स्पंदन करती है। पैरामीशियम की जो पश्च संकुचनशील दो होते हैं, एक अग्र संकुचनशील रिक्तिका, एक होता है एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक पोस्टीरियर। तो ये पोस्टीरियर का पूछ रहा है। पोस्टीरियर वाला जो होता है वो अग्र रिक्तिका से तेज कार्य करता है। तो जानते रहिए पोस्टीरियर वाला जो होता है, पोस्टीरियर मतलब जैसे नीचे की तरफ जो है वह ऊपर वाले की अपेक्षा ये फास्टर वो कार्य करता है, फास्टर दैन दी एंटीरियर वैक्यूल। अग्र रिक्तिका से द्रुतदर होता है। ठीक, ये जानते रहिए। देखिए संकुचनशील रिक्तिका का मुख्य कार्य कोशिका के भीतर जल संतुलन को बनाए रखना है। जल संतुलित ये करता है। ये उत्सर्जन और श्वसन में भी अहम भूमिका निभाते हैं। पैरामीशियम में अग्र एवं पश्च दो संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है और पश्च संकुचनशील रिक्तिका साइटोफायरिंग्स के निकट होती है, इसीलिए इसमें अग्र संकुचनशील रिक्तिका के से द्रुतदर मतलब तेज संकुचन होता है, जिससे कि अधिकाधिक जल का ये प्रवाह हो सके। प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनाते हैं। कौन है लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनाता है? कौन? तो जाइगोट इसमें जो होते हैं प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनाते हैं। देखिए प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के फलस्वरूप मीरोजोइट का विकास होगा। इसमें से कुछ मीरोजोइट से युग्मक कोशिकाएं गैमेटोसाइट बनाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो माइक्रोगैमेटोसाइट और दूसरा माइक्रोगैमेटोसाइट। इन्हीं से क्रमशः माइक्रोगैमीट और मैक्रोगैमीट बनता है। लघु युग्मक और गुरु युग्मक जो आपस में फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट का जो चल युग्मक यानी ऊक्वाइनीट का ये निर्माण करते हैं। फिर यह ऊसॉइट तथा फिर ये स्पोरोजोइट बनाता है। स्पोरोजोइट जो है यही इन्फेक्टिव स्टेज होता है। ठीक, निम्न में से किस स्थान पर मलेरिया परजीवी की ऊक्वाइनीट अवस्था पाई जाती है? तो ऊक्वाइनीट अवस्था जो होती है वो मच्छर का जो स्टमक होता है उसका आमाशय जो होता है उसी में ऊक्वाइनीट अवस्था पाई जाती है। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इनमें से कुछ मनुष्य के यकृत तथा आरबीसी में तथा कुछ मच्छर में पाई जाती है। जो माइक्रो और मैक्रोगैमीट हैं ये मच्छर के आमाशय में बनते हैं। ठीक, माइक्रोगैमीट और मैक्रोगैमीट ये मच्छर के आमाशय में बनते हैं, जिसमें निषेचन से जाइगोट उसके पश्चात ऊक्वाइनीट फिर बनता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के संक्रामक चरण को क्या कहा जाता है? संक्रामक तो वही स्पोरोजोइट ही होगा, जानते हैं बीजाणु जो स्पोरोजोइट ही होगा। ठीक है, मनुष्य के लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की संक्रामक अवस्था बीजाणुज या स्पोरोजोइट होती है। इसका निर्माण मादा एनाफिलीज के आमाशय के स्टमक वाल में होता है, जहां से यह इसके लार ग्रंथियां यानी सैलिवरी ग्लैंड में एकत्रित हो जाते हैं और मच्छर काटने पर मनुष्य के शरीर में ये प्रवेश करते हैं। तो मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था कौन सी है? अभी आपने देखा संक्रामक वही है, स्पोरोजोइट ही है। ठीक है,
प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है? फिर बार बार वही पूछ रहा, स्पोरोजोइट ही है। आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा ये कंडीशन ज़रा देखें। सीजीजी अवस्था मतलब ये सीजीजी कंडीशन इज फाउंड इन किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ग्रिगेराइना में। किसमें? ग्रिगेराइना में सीजीजी अवस्था देखने को मिलती है। और ये ग्रिगेराइना की वयस्क अवस्था में ट्रोफोजोइट इसे कहते हैं। ग्रिगेराइना की जो वयस्क अवस्था है उसी को ट्रोफोजोइट कहते हैं। दो परिपक्व ट्रोफोजोइट के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया सीजीजी कहलाता है। और इसके उपरांत ये देखें गैमोंट में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, गैमीट में फिर चेंज हो जाएगा ये। मनुष्य में निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस जान ही रहे हैं। ट्रिपैनोसोमा, सोमा मतलब यहाँ सोने से, सोना मतलब निद्रा। ठीक, ट्रिपैनोसोमा सोना, अरे स्लीप सोना, वो वैसे याद कर लो, ट्रिपैनोसोमा। ठीक, निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस नामक एक प्रोटोजोआ होता है, उससे उत्पन्न होता है। इसका प्रसारण मतलब इसका फैलाव अर्थात वेक्टर सीसी मक्खी है। और इसका जंतु वैज्ञानिक नाम सीसी फ्लाई जो है वो यही है, ग्लैसिना पैलपैलिस। ग्लैसिना पैलपैलिस है ये ट्रिपैनोसोमा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए यहीं कि कालाजार, तो फ्लियोबॉटमस याद रखे रहिए। ठीक, उसके लिए फ्लियोबॉटमस। और यहाँ ट्रिपैनोसोमा के लिए ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, इसके लिए क्या बताएंगे? ये ग्लैसिना पैलपैलिस। ठीक, कालाजार लिस्मानिया डोनोवानी मलेरिया प्लाज्मोडियम, जबकि पेचिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिया द्वारा होता है। ये कालाजार पूछा जाए तो लिस्मानिया डोनोवानी। ठीक, और अगर पूछ लिया जाए कि मलेरिया तो प्लाज्मोडियम आप बताएंगे। और अगर पेचिस पूछा गया तो एंटमीबा हिस्टोलिटिया द्वारा। अब देखिए इसका यहाँ जूलॉजिकल नेम दिया है ग्लॉसिना पैलपैलिस, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो जस्ट अभी आपने देखा वही ट्रिपैनोसोमा अर्थात सीसी फ्लाई। आगे देखें ग्लॉसिना पैलपैलिस किसका वाहक है? तो निद्रा रोग का है। ये तो आप देख ही चुके हैं, निद्रा रोग का है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा ये मिलाने के लिए, मैच करने के लिए। तो ये देखिए जैसे पूछ लिया जाता है इसमें निद्रा रोग के लिए कौन है ना? निद्रा रोग के लिए कालाजार। देखिए कालाजार के लिए आप जान ही रहे हैं कौन होगा, बताइए इसमें से कालाजार के लिए कौन होगा? क्या फ्लियोबॉटमस होगा? जो अब इसी में एक एक पकड़िए आप। ठीक है, यहाँ से मिलाइए, ये देखिए आपको दिया गया है, या यहाँ से मिला लीजिए डेंगू फीवर, ये यहाँ से मिलाइए। ठीक, अच्छा पूरा नहीं आएगा, देखिए हाँ इसी में देख लीजिए, फिर इसके बाद मिला लेंगे। तो जैसे डेंगू फीवर, फ्लियोबॉटमस, या फिर एक दूसरे को मिलाना है इसमें। कालाजार अभी आपने देखा था, है ना? बताइए ये ग्लॉसिना पैलपैलिस ये किससे होगा? स्लीपिंग सिकनेस, अभी आपने देखा था जस्ट। तो इसको आप मिला लिए होंगे। अब आप देखिए इसका आंसर बी होगा, आप मिलाएंगे इसको। ठीक है, मिला लेंगे। यानी अगर आपसे पूछा जाए डेंगू फीवर किससे होता है? तो एडीज एजिप्टी। ठीक, और अगर पूछ लिया जाए कि एलिफेंटियासिस क्यूलिक्स फैटिगन्स के द्वारा। कालाजार अब जान ही रहे हैं फ्लियोबॉटमस, कालाजार किससे? फ्लियोबॉटमस। ठीक, केपी याद कर लो, केपी। स्लीपिंग सिकनेस अभी आपने देखा था ग्लॉसिना पैलपैलिस। ठीक है, एसजी। ठीक,
तो ये याद रखे रहिए, ऐसे इस तरीके से कर लेंगे इसको। ठीक है, आगे वही दिया है यहाँ देखें। डेंगू जो है एडीज इजिप्टी, डेंगू, डेंगू आ रहा है ना ड, तो यहाँ एडीज में ड, एडीज में देखिए ड। ये हाथी पाँव यानी वही एलिफेंटियासिस। क्यूलेक्स फैटिगन्स, फैटिगन्स मतलब आप जानते हैं पील पाँव, हाथी पाँव मोटा हो जाता है ना, तो फैटी मोटा हो जाता है, फैटी मोटा हो जाता है ना, तो क्यूलेक्स फैटिगन्स। काला जार फ्लियोबॉटमस जान ही रहे हैं। ये निद्रा रोग ग्लोसिना पैलिस। ठीक, कुंचनशील रिक्तियाँ पाई जाती है। कुंचनशील रिक्तियाँ किस में पाई जाएगी बताइए। कुंचनशील रिक्तियाँ अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम या सभी में कुंचनशील रिक्तियाँ, किस में कुंचनशील रिक्तियाँ पाई जाएगी। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, देखिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है एंटमीबा हिस्टोलिटिकम नहीं पाई जाती, लेकिन अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में, इनमें देखने को मिलता है। अब ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, समझे रहिए। कुंचनशील रिक्तियाँ ये ताजे जल यानी फ्रेश वाटर या अलवणीय जल में पाए जाने वाले एक कोष की प्रोटोजोआ में पाया जाता है। उपर्युक्त सभी विकल्पों में ये कुंचनशील रिक्तियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन, जल का ये नियंत्रण, परासरण नियंत्रण। विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है, विखंडन यानी फिजन ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन, किस में पाया जाएगा, तो प्रोटोजोन्स में फिजन देखने को मिलता है। ये हेलमिन्थीज एनिलिड में, इन सब में नहीं। तो जीवों का एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, यह जीवों का एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। यह क्रिया पूरी तरह से विकसित मूल कोशिका में देखने को मिलती है। इस क्रिया में मूल कोशिका अपने आनुवंशिक सामग्री का रेप्लिकेशन करने के पश्चात दो समान आकार की संतत कोशिका में ये बंट जाता है। सामान्यतः यह प्रोटोजोआ, जीवाणु, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया आप जान रहे हैं। मोनेरा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटकर ने दिया था, तो जीवाणु को किस में रखा गया है, जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा गया है, प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में। ठीक, और देखें यीस्ट, ये यीस्ट आदि में प्रजनन के लिए विखंडन की क्रिया प्रयुक्त होती है। तो आज के लिए इतना ही, पोरी फेरा को हम लोग लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में जो बायो से टीजीटी पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप शेयर भी करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।